विक्रम मल्होत्रा अपनी ऊंची इमारत की कांच की खिड़की के पास खड़े होकर मुंबई के विशाल विस्तार को देख रहे थे, जहां ढलता हुआ सूरज पूरे शहर को सुनहरे रंग में रंग रहा था। उनकी आंखों में वह चमक थी जो किसी भी व्यापारी को डरा सकती थी, लेकिन आज उसमें एक अजीब सी उदासी छिपी हुई थी। उनके हाथों में एक पुरानी मुड़ी हुई तस्वीर थी जो उनके आज के आलीशान जीवन से बिल्कुल अलग कहानी बयां कर रही थी। यह तस्वीर उस समय की थी जब विक्रम के पास न तो यह साम्राज्य था और न ही यह ताकत। बस एक सच्चा दोस्त था जिसने बिना किसी स्वार्थ के उनका साथ दिया था। आज मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के सीईओ के रूप में उनके पास सब कुछ था, लेकिन वह एक वादा पूरा करने के लिए बेचैन थे जो सालों पहले किया गया था। कमरे का सन्नाटा तब टूटा जब उनकी निजी सचिव मीरा दरवाजे पर हिचकिचाते हुए आई और उन्हें याद दिलाया कि बोर्ड मीटिंग शुरू होने वाली है। विक्रम ने बिना मुड़े अपनी गंभीर आवाज में कहा कि आज की सारी मीटिंग्स रद्द कर दी जाएं, क्योंकि उन्हें एक जरूरी काम से बाहर जाना है। मीरा हैरान थी, क्योंकि विक्रम मल्होत्रा कभी भी अपने व्यावसायिक कर्तव्यों से पीछे नहीं हटते थे, खासकर जब बात करोड़ों के सौदे की हो। लेकिन विक्रम के चेहरे पर जो दृढ़ता थी, उसने मीरा को कोई भी सवाल पूछने से रोक दिया। उन्होंने बस सर झुकाया और कमरे से बाहर चली गई, यह सोचते हुए कि आखिर कौन सी बात है जो उनके बॉस को इतना परेशान कर रही है। विक्रम ने अपने महंगे सूट की जैकेट को ठीक किया और अपनी डेस्क के दराज से एक लिफाफा निकाला, लेकिन उनके दिल में इस रकम का बोझ पहाड़ों से भी भारी था। यह वही 50,000 थे जो उन्हें उस कर्ज से मुक्त करने वाले थे जो उन्होंने अपनी आत्मा पर ले रखा था। उन्हें याद आया वो दिन जब उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे और रोहन ने अपनी बहन की शादी के लिए बचाए हुए पैसे विक्रम को दे दिए थे ताकि वह शहर में अपना नया काम शुरू कर सके। जब विक्रम लिफ्ट से नीचे पार्किंग एरिया की तरफ जा रहे थे, उनके दिमाग में पुरानी यादें किसी फिल्म की तरह चल रही थी। उन्हें वो टूटा हुआ कमरा याद आया जहां वह और रोहन सपने देखा करते थे। रोहन हमेशा कहता था कि विक्रम एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, और विक्रम आज वाकई बड़ा आदमी बन गया था। लेकिन इस प्रक्रिया में वह अपने उस दोस्त को पीछे छोड़ आया था। आज का दिन हिसाब बराबर करने का नहीं, बल्कि उस रिश्ते को फिर से जीने का था। उन्होंने मन ही मन फैसला किया कि वह आज किसी भी कीमत पर रोहन को ढूंढ निकालेंगे, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो। पार्किंग लॉट में पहुंचते ही उनके सुरक्षा प्रमुख सिंह ने अपनी टीम के साथ उन्हें घेर लिया और गाड़ी निकालने का आदेश देने लगे। विक्रम ने हाथ के इशारे से उन्हें रुकने को कहा और स्पष्ट किया कि आज वह अकेले जाएंगे, बिना किसी सुरक्षा घेरे के और बिना किसी ड्राइवर के। सिंह ने विरोध करने की कोशिश की, यह कहते हुए कि शहर के हालात और उनकी सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन विक्रम की आंखों में एक ऐसी आग थी जिसने सिंह को चुप करा दिया। विक्रम ने अपनी सबसे पुरानी लेकिन सबसे भरोसेमंद काली एसयूवी की चाबी उठाई, जो उनके संघर्ष के दिनों की निशानी थी, और ड्राइवर सीट पर बैठ गए। गाड़ी स्टार्ट करते ही इंजन की आवाज ने उन्हें एक अजीब सा सुकून दिया, जैसे कोई पुराना साथी वापस मिल गया हो। उन्होंने गाड़ी को गेट से बाहर निकाला और मुंबई की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर तेजी से दौड़ा दिया। आज उन्हें वो एसी वाली आरामदायक हवा नहीं चाहिए थी, इसलिए उन्होंने शीशे नीचे कर दिए और शहर के शोर और धूल को अंदर आने दिया। यह वही हवा थी जिसमें उन्होंने अपनी जवानी बिताई थी, और आज यही हवा उन्हें उनके गंतव्य तक ले जाने वाली थी। उनका दिमाग अब सिर्फ एक ही दिशा में केंद्रित था, धारावी के पास वाला वो पुराना इलाका जहां रोहन का घर हुआ करता था। रास्ते में उन्हें कई बार ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा, लेकिन आज विक्रम को गुस्सा नहीं आ रहा था। वह हर चेहरे में रोहन को ढूंढ रहे थे, हर उस दुकान को गौर से देख रहे थे जो शायद पहले वहां नहीं थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि शहर कितना बदल गया है। बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं, लेकिन गरीबी आज भी वैसी ही है। उन्होंने देखा कि सड़क किनारे कुछ लोग वैसे ही संघर्ष कर रहे हैं जैसे वह कभी किया करते थे।
इस दृश्य ने उनके इरादे को और भी मजबूत कर दिया कि वह आज सिर्फ पैसे लौटाने नहीं जा रहे हैं, बल्कि अपने दोस्त की जिंदगी बदलने जा रहे हैं। जैसे जैसे वह शहर के पॉश इलाके से दूर होते गए और तंग गलियों की तरफ बढ़े, रास्ता खराब होने लगा। सड़कों पर गड्ढे थे और कूड़ा करकट फैला हुआ था, जो इस बात का सबूत था कि विकास की किरण यहां तक नहीं पहुंची थी। विक्रम ने अपनी महंगी एसयूवी को संभाल कर चलाया, क्योंकि वह जानते थे कि यहां के लोग ऐसी गाड़ियों को शक की नजर से देखते हैं। हर मोड़ पर उन्हें अपनी पुरानी जिंदगी की झलक मिल रही थी और उनका दिल जोर से धड़क रहा था। इस डर से नहीं कि कोई उन पर हमला करेगा, बल्कि इस डर से कि कहीं उन्हें रोहन को इस हालत में देखकर अपनी सफलता पर शर्मिंदगी न हो। विक्रम की आलीशान काली एसयूवी जब उस संकरी और ऊबड़ खाबड़ गली में दाखिल हुई, तो वहां मौजूद हर शख्स की नजरें उस पर टिक गईं। धूल और धुएं से भरी उस बस्ती में ऐसी चमकती हुई गाड़ी का आना किसी अजूबे से कम नहीं था, जैसे किसी दूसरी दुनिया का यान वहां उतर आया हो। गाड़ी के पहिए कीचड़ और कचरे को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे थे और विक्रम को हर झटके के साथ अपने दिल में एक अजीब सी टीस महसूस हो रही थी। उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे नंगे पैर बच्चे दौड़ रहे थे, जिनके कपड़ों पर मैल की परत जमी थी, और यह दृश्य उन्हें उनके बचपन की कड़वी यादों की ओर खींच रहा था। गाड़ी को एक पुराने और जर्जर पेड़ के नीचे रोककर विक्रम ने इंजन बंद कर दिया, जिससे वहां अचानक एक अजीब सी शांति छा गई। उन्होंने गहरा सांस लिया, जिसमें नालियों की बदबू और जलते हुए कोयले की गंध मिली हुई थी, जो उनके लिए किसी पुराने परफ्यूम की तरह परिचित थी। दरवाजा खोलते ही उनके महंगे इटालियन जूते उस गीली मिट्टी में ढंस गए, जिसे उन्होंने सालों पहले पीछे छोड़ दिया था। बाहर निकलते ही उन्होंने अपनी आंखों पर लगा काला चश्मा उतार दिया, ताकि वह इस दुनिया को और यह दुनिया उन्हें साफ साफ देख सके। उनकी उपस्थिति ने वहां के माहौल में एक सिहरन पैदा कर दी थी। विक्रम ने अपने चारों ओर देखा और पाया कि जिस जगह को वह कभी अपना घर कहते थे, वह पहचान में नहीं आ रही थी। जहां कभी खुले मैदान हुआ करते थे, वहां अब टीन और प्लास्टिक की चादरों से बनी झुग्गियों का जाल बिछा हुआ था। हर तरफ भीड़ थी, लेकिन लोगों की आंखों में उम्मीद की जगह एक गहरी हताशा दिखाई दे रही थी। कुछ बुजुर्ग जो चारपाई पर बैठे हुक्का पी रहे थे, उन्होंने विक्रम को घूर कर देखा, लेकिन किसी ने भी उन्हें पहचानने की कोशिश नहीं की। वक्त ने विक्रम के चेहरे और हैसियत दोनों को इतना बदल दिया था कि वह अपने ही लोगों के लिए अजनबी बन गए थे। वह धीरे धीरे आगे बढ़े, हर कदम पर अपनी याददाश्त को टटोलते हुए कि रोहन का घर किस दिशा में था। गलियां इतनी संकरी थीं कि दो लोग एक साथ नहीं चल सकते थे, और ऊपर लटके बिजली के तारों के गुच्छे आसमान को ढक रहे थे। विक्रम को याद आया कि कैसे वह और रोहन इन्हीं गलियों में क्रिकेट खेला करते थे और कैसे उनकी हंसी इन दीवारों से टकराकर गूंजती थी। लेकिन आज यहां कोई हंसी नहीं थी, सिर्फ एक भारी चुप्पी थी जो किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। यह चुप्पी गरीबी की नहीं, बल्कि खौफ की थी। एक नुक्कड़ पर पान की दुकान चलाने वाले बूढ़े आदमी के पास जाकर विक्रम रुके और अपनी भारी आवाज में रोहन का पता पूछा। वह बूढ़ा आदमी, जो शायद बरसों से वहीं बैठा था, विक्रम के महंगे कपड़ों और अधिकारपूर्ण लहजे को देखकर थोड़ा सहम गया। उसने कांपते हुए हाथ से एक अंधेरी गली की ओर इशारा किया, लेकिन उसकी आंखों में एक चेतावनी थी, जैसे वह कहना चाहता हो कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। विक्रम ने उसे धन्यवाद दिया और बिना किसी डर के उस अंधेरी गली की ओर बढ़ गए, जहां उनका अतीत उनका इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे वह उस गली में गहरे उतरते गए, रोशनी कम होती गई और बदबू तेज होती गई। अंत में वह एक ऐसी झोपड़ी के सामने रुके जिसकी हालत बाकी घरों से भी ज्यादा खराब थी। दरवाजा आधा टूटा हुआ था और छत पर पड़ी प्लास्टिक की शीट कई जगह से फटी हुई थी, जिसे पत्थरों से दबाकर रखा गया था। विक्रम का दिल जोर से धड़कने लगा, यह सोचकर कि उनका दोस्त इस नरक में कैसे जी रहा होगा। उन्होंने अपना हाथ उठाया
और उस कमजोर दरवाजे पर दस्तक दी जो शायद एक तेज हवा के झोंके से भी गिर सकता था। कुछ देर तक अंदर से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ एक भारी और दर्दनाक खांसी की आवाज सुनाई दी, जिसने विक्रम की रूह को कंपा दिया। फिर धीरे धीरे कदमों की आहट हुई और दरवाजा चरमराते हुए खुला। सामने एक औरत खड़ी थी, जिसके चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में गहरा कालापन था। वह अंजलि थी, रोहन की पत्नी, जिसे विक्रम ने कभी एक खुशमिजाज और सुंदर युवती के रूप में देखा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर सिर्फ थकान और लाचारी थी, और उसकी साड़ी कई जगह से फटी हुई थी, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से संभाला हुआ था। अंजलि ने विक्रम को पहचाना नहीं और डरते हुए पूछा कि उन्हें किससे मिलना है। शायद उसे लगा कि वह कोई सरकारी अधिकारी या कर्ज वसूलने वाला है। विक्रम की जुबान तालू से चिपक गई थी। वह कुछ पल के लिए कुछ बोल नहीं पाए। फिर उन्होंने धीरे से अपना नाम बताया, और जैसे ही वह शब्द अंजलि के कानों में पड़े, उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वह अविश्वास से उन्हें देखने लगी, जैसे उसे यकीन न हो रहा हो कि उसके सामने खड़ा यह सूट बूट वाला आदमी वही विक्रम है जो कभी उनके साथ जमीन पर बैठकर खाना खाता था। भाभी, मैं हूं, विक्रम ने अपनी आवाज को नियंत्रित करते हुए कहा, लेकिन उनकी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। अंजलि के हाथ से पानी का लोटा गिर गया और वह रो पड़ी, लेकिन यह खुशी के आंसू नहीं थे, बल्कि उस दर्द के आंसू थे जिसे उसने सालों से दबा रखा था। उसने विक्रम को अंदर बुलाया, लेकिन उसके हाव भाव में एक अजीब सी शर्मिंदगी थी। वह नहीं चाहती थी कि विक्रम उनकी इस हालत को देखें, लेकिन अब और कोई रास्ता नहीं था। विक्रम ने सिर झुकाकर उस कम ऊंचाई वाले दरवाजे से प्रवेश किया। अंदर का दृश्य बाहर से भी ज्यादा भयावह था। कमरे में अंधेरा था और वहां दवाइयों और सीलन की मिली जुली गंध आ रही थी। कमरे के एक कोने में एक टूटी हुई खाट पड़ी थी, जिस पर एक आदमी लेटा हुआ था, जिसका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। वह रोहन था, वही रोहन जो कभी अखाड़े में पहलवानी किया करता था और जिसकी ताकत की मिसालें दी जाती थीं। आज वह इतना कमजोर हो चुका था कि करवट बदलने के लिए भी उसे संघर्ष करना पड़ रहा था। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रम दौड़कर खाट के पास गए और घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने रोहन के ठंडे और सूखे हाथ को अपने हाथों में ले लिया। रोहन ने अपनी भारी पलकें खोलीं और धुंधली नजरों से विक्रम को देखा। उसे लगा कि शायद यह बुखार की वजह से कोई भ्रम है। उसने खांसते हुए विक्रम का नाम लिया और उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि अगर कमरा शांत न होता तो सुनाई भी न देती। विक्रम ने उसके हाथ को कसकर पकड़ा और उसे यकीन दिलाया कि यह कोई सपना नहीं है, वह सच में वापस आ गए हैं। रोहन की आंखों से आंसू बह निकले और उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर ने साथ नहीं दिया। विक्रम ने उसे सहारा देकर तकिए पर टिकाया और उसे लेटे रहने के लिए कहा। दो दोस्तों के बीच शब्दों की जरूरत नहीं थी। उनकी खामोशी और आंसू ही सब कुछ कह रहे थे। विक्रम को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि वह अपने काम और सफलता में इतना खो गए कि अपने जिगरी यार को भूल गए। उन्होंने मन ही मन कसम खाई कि वह इस गलती को सुधारेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी पूरी दौलत ही क्यों न लुटानी पड़े। अंजलि एक कोने में खड़ी अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछ रही थी और उनके पीछे दो छोटे बच्चे छिपे हुए थे जो बड़े बड़े आंखों से इस अजनबी को देख रहे थे। विक्रम ने बच्चों की तरफ देखा, जिनके कपड़े फटे हुए थे और वे कुपोषण का शिकार लग रहे थे। यह देखकर विक्रम का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने सिर्फ एक दोस्त को नहीं छोड़ा था, बल्कि एक पूरे परिवार को डूबने के लिए छोड़ दिया था। उन्होंने बच्चों को पास बुलाया और जेब से कुछ चॉकलेट निकालकर दी जो वह रास्ते में लाए थे। माहौल थोड़ा हल्का हुआ जब अंजलि ने एक स्टील के गिलास में पानी लाकर विक्रम को दिया। गिलास पुराना था और उसके किनारे मुड़े हुए थे, लेकिन विक्रम ने उसे ऐसे पिया जैसे वह अमृत हो। रोहन ने धीरे धीरे बात करना शुरू किया। उसने अपनी बीमारी के बारे में बताया कि कैसे कारखाने में काम करते समय एक दुर्घटना हुई
और उसके बाद सब कुछ बिगड़ता चला गया। उसने बताया कि इलाज के लिए उन्होंने सब कुछ बेच दिया, लेकिन फिर भी वह ठीक नहीं हो पाया। उसकी बातों में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक स्वीकारोक्ति थी। विक्रम ने गौर किया कि रोहन कुछ छिपा रहा है। उसकी बीमारी सिर्फ दुर्घटना का परिणाम नहीं लग रही थी, बल्कि उसके शरीर पर कुछ ऐसे निशान थे जो चोट के लग रहे थे। विक्रम ने उसकी बांह पर एक नीला निशान देखा और पूछा कि यह कैसे हुआ। रोहन ने जल्दी से अपनी आस्तीन नीचे कर ली और बात बदलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में जो डर उभरा था वह विक्रम की पारखी नजरों से छिप नहीं सका। कमरे में फिर से वही तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया जो विक्रम ने बाहर गली में महसूस किया था। तभी बाहर गली में भारी मोटरसाइकिलों के रुकने की आवाज आई, जिसके साथ ही जोर जोर से हंसने और चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। अंजलि का चेहरा पीला पड़ गया और वह बच्चों को लेकर कोने में दुबक गई। रोहन की सांसें तेज चलने लगीं और उसने विक्रम का हाथ पकड़कर उसे जाने के लिए कहा। विक्रम ने रोहन के हाथ को दबाया और शांत रहने का इशारा किया। उन्हें समझ आ गया था कि यह डर किसी बीमारी का नहीं, बल्कि किसी इंसान का है। विक्रम धीरे से खड़े हुए और दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजे के पास जाकर विक्रम ने बाहर झांका और देखा कि 4-5 हट्टे कट्टे गुंडे बाइकों पर बैठे हैं और एक आदमी जो उनका सरदार लग रहा था, एक लाठी से पास की दुकान के शटर को पीट रहा था। वे लोग गंदी गालियां दे रहे थे और किसी जगत सिंह का नाम ले रहे थे। विक्रम समझ गए कि यह वही लोग हैं जिन्होंने इस बस्ती को अपनी जागीर समझ रखा है। उनका खून खौल उठा, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को काबू में रखा, क्योंकि वह अभी पूरी स्थिति को समझना चाहते थे। वापस मुड़कर विक्रम ने रोहन से सीधे पूछा कि ये लोग कौन हैं और वे यहां क्यों आए हैं। रोहन ने पहले तो बताने से इनकार किया, लेकिन विक्रम की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। उसने बताया कि इलाज के लिए उसने जगत सिंह नाम के एक स्थानीय माफिया से कुछ पैसे उधार लिए थे। ब्याज पर ब्याज लगाकर वह रकम अब इतनी बड़ी हो गई है कि वह उसे कभी नहीं चुका सकता। जगत सिंह अब उनका घर और जमीन हड़पना चाहता है ताकि वह यहां एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बना सके। विक्रम ने सुना और उनके चेहरे पर एक कठोरता आ गई। उन्होंने अपनी जेब से वह लिफाफा निकाला जिसमें 50,000 रुपये थे और उसे रोहन के सिरहाने रख दिया। उन्होंने कहा कि यह उस पुराने उधार की वापसी है जो रोहन ने उन पर किया था, लेकिन यह समस्या का अंत नहीं, बस शुरुआत है। रोहन ने पैसे लेने से मना किया, यह कहते हुए कि उनकी दोस्ती की कोई कीमत नहीं है, लेकिन विक्रम ने जबरदस्ती लिफाफा वहीं रख दिया। उन्होंने कहा कि अब यह लड़ाई सिर्फ रोहन की नहीं है, अब यह विक्रम मल्होत्रा की लड़ाई है। अचानक दरवाजे पर एक जोर की लात पड़ी और दरवाजा पूरी तरह से खुल गया। बाहर खड़ा वह गुंडों का सरदार, जिसके गले में सोने की मोटी चेन थी और मुंह में पान भरा हुआ था, अंदर झांका। उसने विक्रम को देखा और एक घिनौनी हंसी जैसे उसे कोई नया शिकार मिल गया हो। उसने पूछा कि यह नया मुर्गा कौन है जो मरने के लिए यहां आया है। विक्रम अपनी जगह से नहीं हिले। उन्होंने बस अपनी ठंडी और स्थिर नजरों से उस आदमी को देखा। यह नजर किसी आम आदमी की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की थी जो तूफानों से खेलना जानता था। गुंडे ने अंदर कदम रखा, उसके पीछे उसके 2 साथी भी आ गए। कमरा अचानक बहुत छोटा लगने लगा। अंजलि की सिसकियां तेज हो गईं और रोहन ने उठने की कोशिश की, लेकिन गिर पड़ा। गुंडे ने रोहन का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर आज पैसे नहीं मिले तो वह इस घर को आग लगा देगा। उसने विक्रम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि शायद यह मेहमान कुछ डोनेशन देना चाहेगा। विक्रम ने अपनी कलाई की महंगी घड़ी को ठीक किया और बहुत ही शांत स्वर में पूछा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? गुंडे को लगा कि विक्रम डर गया है, इसलिए उसने हंसते हुए एक बड़ी रकम बताई और साथ ही यह शर्त भी रखी कि रोहन को आज ही घर खाली करना होगा। उसने अंजलि की तरफ गंदी नजर से देखा और कोई भद्दी टिप्पणी की। यह वह क्षण था जब विक्रम के सब्र का बांध टूट गया।
उन्होंने एक गहरी सांस ली, अपने कंधों को सीधा किया और उस गुंडे के बिल्कुल करीब जाकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में अब वह व्यापारी नहीं, बल्कि वह पुराना विक्रम था जो अपने दोस्तों के लिए जान ले भी सकता था। विक्रम ने बहुत ही धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, अपनी जुबान को लगाम दो, वरना जिस मुंह से तुम बोल रहे हो वह बोलने लायक नहीं रहेगा। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। गुंडे को यकीन नहीं हुआ कि किसी ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत की। उसने गुस्से में अपनी लाठी उठाई, लेकिन विक्रम ने पलक झपकते ही उसका हाथ पकड़ लिया। विक्रम की पकड़ लोहे की तरह मजबूत थी। गुंडे की आंखों में दर्द और आश्चर्य दोनों एक साथ दिखाई दिए। यह संघर्ष की शुरुआत थी, एक ऐसा संघर्ष जो आज इस बस्ती का इतिहास बदलने वाला था। विक्रम ने उस पुराने और डगमगाते हुए लकड़ी के मेज पर रखे लिफाफे को धीरे से रोहन की ओर सरकाया। उस लिफाफे में पूरे 50,000 रुपये थे, जो किसी जमाने में रोहन ने अपनी बहन की शादी के लिए जमा किए थे, लेकिन विक्रम के सपनों के लिए कुर्बान कर दिए थे। विक्रम के लिए यह केवल कागज के टुकड़े नहीं थे, बल्कि उस विश्वास की कीमत थी जो रोहन ने उन पर दिखाया था। उन्होंने भारी मन से कहा कि यह वह कर्ज है जो सालों से उनकी नींद हराम किए हुए था। आज इसे लौटाकर वह खुद को थोड़ा हल्का महसूस करना चाहते थे। भले ही दोस्ती का मोल कभी पैसों से नहीं चुकाया जा सकता। रोहन ने कांपते हुए हाथों से उस लिफाफे को वापस विक्रम की ओर धकेल दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन स्वाभिमान अभी भी जिंदा था। उसने कहा कि उसने वह पैसे किसी व्यापारिक सौदे के तहत नहीं, बल्कि भाईचारे के नाते दिए थे। रोहन की आवाज में एक दर्दनाक खनक थी जब उसने कहा कि उसे पैसे नहीं, बस अपना पुराना दोस्त वापस चाहिए था। विक्रम का दिल भर आया। उन्होंने महसूस किया कि अमीरी ने उन्हें दुनिया की हर खुशी दी है, लेकिन रोहन जैसी निस्वार्थता वह कहीं से भी खरीद नहीं पाए। दोनों दोस्तों के बीच एक भावुक सन्नाटा छा गया, जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा था। अंजलि ने इस भावुक माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए एक टूटी हुई प्लेट में कुछ सूखी रोटियां और पानी जैसी दाल परोसी। विक्रम, जो दुनिया के सबसे महंगे होटलों में खाना खाने के आदी थे, ने उस थाली को ऐसे स्वीकार किया जैसे वह कोई शाही दावत हो। उन्होंने जमीन पर बैठकर पालथी मारकर वह रूखी रोटी खाई और उन्हें उसमें वह स्वाद मिला जो बरसों से उनकी जुबान भूल चुकी थी। यह भोजन भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को तृप्त करने के लिए था। रोहन और अंजलि उन्हें एकटक देख रहे थे। उनकी आंखों में कृतज्ञता और शर्मिंदगी का मिला जुला भाव था। तभी बाहर का सन्नाटा एक बार फिर चिड़चिड़े हॉर्न और भारी टायरों की आवाज से टूट गया। इस बार आवाजें पहले से ज्यादा डरावनी और आक्रामक थीं, जैसे कोई फौज वहां आ पहुंची हो। अंजलि का हाथ कांप गया और पानी का गिलास जमीन पर गिरकर लुढ़क गया। रोहन के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे उसने मौत की आहट सुन ली हो। विक्रम ने खाना रोक दिया और दरवाजे की ओर देखा। उनकी इंद्रियां अब पूरी तरह से सतर्क हो चुकी थीं। उन्हें समझ आ गया कि जो पहले आए थे वे सिर्फ प्यादे थे, असली खिलाड़ी अब मैदान में उतरा है। दरवाजे पर एक जोरदार लात पड़ी और वह चरमराते हुए खुल गया, जिससे धूल का एक गुबार अंदर आ गया। धूल के बीच से एक भारी भरकम आदमी अंदर दाखिल हुआ, जिसने सफेद कुर्ता, पायजामा और ऊपर से एक चमकीली जैकेट पहन रखी थी। यह जगत सिंह था, इस इलाके का स्वयंभू राजा और सबसे बड़ा भूमाफिया। उसकी उंगलियों में सोने की मोटी अंगूठियां थीं और आंखों में क्रूरता साफ झलक रही थी। उसके पीछे 4-5 हथियारबंद गुंडे भी अंदर घुस आए, जिससे वह छोटा सा कमरा अचानक घुटन भरा हो गया। जगत सिंह ने कमरे का जायजा लिया और उसकी नजर सीधे विक्रम पर टिक गई। जगत सिंह ने एक गंदी हंसी के साथ रोहन की ओर देखा और व्यंग्य करते हुए कहा कि आज तो मेहमान आए हैं। उसने बिना पूछे ही रोहन की खाट के पास रखी कुर्सी को अपनी तरफ खींच लिया और उस पर पैर रखकर खड़ा हो गया। उसने कहा कि उसे लगा था रोहन अब तक मर चुका होगा,
लेकिन वह तो दावत उड़ा रहा है। उसके शब्दों में इतना जहर था कि किसी भी स्वाभिमानी इंसान का खून खौल जाए। विक्रम ने अभी भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश नहीं की। वह बस शांति से अपनी दाल पीते रहे, जैसे कमरे में कोई आया ही न हो। जगत की नजर मेज पर रखे पैसों के लिफाफे पर पड़ी। उसने झपट्टा मारकर लिफाफा उठाया और नोटों को बाहर निकालकर गिनना शुरू कर दिया। 50,000 रुपये देखकर वह जोर से हंसा और उसकी हंसी में हिकारत भरी हुई थी। उसने उन नोटों को हवा में उछाल दिया, जिससे वे पूरे कमरे में बिखर गए। उसने कहा कि यह चिल्लर तो उसके नाश्ते के बिल के बराबर भी नहीं है। उसने रोहन को धमकी दी कि ब्याज का मीटर इतनी तेजी से घूम रहा है कि रोहन की 7 पुश्तें भी उसे नहीं चुका पाएंगी। अब उसे सिर्फ यह जमीन और यह घर चाहिए। विक्रम ने धीरे से अपनी थाली एक तरफ सरकाई और खड़े हो गए। उनकी लंबाई और चौड़े कंधों ने जगत सिंह को थोड़ा चौंका दिया, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। विक्रम ने बहुत ही शांत और सधे हुए स्वर में कहा कि ये पैसे मूल रकम से कहीं ज्यादा हैं और हिसाब अब बराबर हो चुका है। उन्होंने जगत सिंह की आंखों में सीधे देखते हुए कहा कि अब वह अपने आदमियों को लेकर यहां से चला जाए। विक्रम की आवाज में कोई ऊंचापन नहीं था, लेकिन उसमें एक ऐसा अधिकार था जिसे अनदेखा करना मुश्किल था। जगत सिंह को यकीन नहीं हुआ कि उसकी बस्ती में उसके सामने कोई इतनी बेबाकी से बात कर सकता है। उसने विक्रम के साधारण कपड़ों को ऊपर से नीचे तक देखा और उसे कोई मामूली सरकारी बाबू या रोहन का कोई दूर का रिश्तेदार समझा। वह विक्रम के करीब आया और उसके बाबू चेहरे पर धुआं छोड़ते हुए पूछा कि वह किस खेत की मूली है जो बीच में बोल रहा है। जगत ने विक्रम के सीने पर उंगली से धक्का देते हुए कहा कि अगर अपनी जान प्यारी है तो वह पतली गली से निकल ले, वरना उसे भी रोहन के साथ इसी घर में दफना दिया जाएगा। विक्रम ने अपनी जगह से 1 इंच भी हिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी जेब से एक रूमाल निकाला और उस जगह को साफ किया जहां जगत ने अपनी उंगली लगाई थी। यह अपमान जगत सिंह के लिए बर्दाश्त से बाहर था। विक्रम ने ठंडे दिमाग से उसे समझाया कि हिंसा से बात बिगड़ सकती है और वह नहीं चाहता कि आज किसी को चोट पहुंचे। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि वे बैठकर बात कर सकते हैं और एक सम्मानजनक समझौता कर सकते हैं, लेकिन विक्रम की यह शराफत जगत सिंह को कमजोरी लगी। उसे लगा कि यह आदमी डर गया है और अब सुलह की भीख मांग रहा है। जगत ने अपने आदमियों को इशारा किया और उन्होंने घर का सामान तोड़ना शुरू कर दिया। एक गुंडे ने वह पुराना मटका तोड़ दिया जिसमें पानी भरा था और पानी पूरे फर्श पर फैल गया। दूसरे ने बच्चों के खिलौने पैरों तले कुचल दिए। बच्चे डर के मारे चीखने लगे और अंजलि उन्हें अपनी बाहों में समेटकर रोने लगी। रोहन ने हाथ जोड़कर जगत से रुकने की भीख मांगी, लेकिन जगत ने उसे लात मारकर खाट से नीचे गिरा दिया। यह दृश्य विक्रम के धैर्य की आखिरी परीक्षा थी। उन्होंने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची कि उनकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखों को बंद कर लिया, जैसे वह अपने अंदर के तूफान को काबू करने की कोशिश कर रहे हों। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनमें वह व्यापारी नहीं था जो बोर्डरूम में फैसले लेता था, बल्कि वह योद्धा था जो किसी भी हद तक जा सकता था। उन्होंने जगत सिंह से आखिरी बार कहा कि वह अब भी चाहे तो वापस जा सकता है, लेकिन जगत ने हंसते हुए अपनी कमर से एक बड़ा सा चाकू निकाल लिया और उसे विक्रम के चेहरे के सामने नचाने लगा। उसने कहा कि अब बात पैसों की नहीं, इज्जत की है। जगत सिंह ने अपने गुंडों को आदेश दिया कि वे विक्रम को सबक सिखाएं और उसे घसीटकर बाहर गली में ले जाएं, ताकि पूरी बस्ती देख सके कि जगत सिंह से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। 2 गुंडे आगे बढ़े। उनके हाथों में लोहे की चेन और डंडे थे। विक्रम ने अपनी घड़ी उतारी और उसे सुरक्षित जगह पर रख दिया। उन्होंने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई और एक रक्षात्मक मुद्रा में आ गए। उन्हें पता था कि अब कूटनीति का समय खत्म हो चुका है और युद्ध का समय शुरू हो गया है। कमरे का माहौल बारूद के ढेर जैसा हो गया था।
जिसे बस एक चिंगारी की जरूरत थी। रोहन ने जमीन पर पड़े पड़े विक्रम को रोकने की कोशिश की, ये कहते हुए कि ये लोग बहुत खतरनाक हैं और वे उसे मार डालेंगे। लेकिन विक्रम ने रोहन की तरफ देखा और एक हल्का सा मुस्कुराया, जैसे कह रहे हों कि फिक्र मत करो। विक्रम को अपनी ताकत और कौशल पर पूरा भरोसा था, जिसे उन्होंने दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षकों से सीखा था। लेकिन उससे भी ज्यादा उन्हें अपने उस गुस्से पर भरोसा था जो अपने दोस्त की हालत देखकर उनके अंदर उबल रहा था। आज वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हर उस कमजोर इंसान के लिए लड़ने वाले थे जिसे इन दरिंदों ने सताया था। पहला गुंडा विक्रम पर झपटा, हाथ में लोहे की रॉड लहराते हुए। विक्रम ने बिजली की गति से खुद को बचाया और उसकी कलाई पकड़कर उसे ऐसी दिशा में मोड़ा कि रॉड उसके हाथ से छूट गई। अगले ही पल विक्रम ने अपनी कोहनी से उसके सीने पर जोरदार वार किया। गुंडा सांस लेने के लिए तड़पते हुए पीछे जा गिरा। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि जगत सिंह और उसके बाकी साथी समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ। विक्रम ने अपनी स्थिति फिर से संभाली और बाकी गुंडों को आने का इशारा किया। अब खेल बदल चुका था। जगत सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया जब उसने अपने सबसे मजबूत आदमी को जमीन पर तड़पते हुए देखा, जो दर्द से कराह रहा था और अपनी पसलियों को पकड़े हुए था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह सूट बूट वाला शहरी बाबू, जो देखने में किसी कॉरपोरेट ऑफिस का नाजुक अफसर लगता था, उसके प्रशिक्षित पहलवान को एक ही वार में धूल चटा देगा। कमरे में मौजूद बाकी गुंडे भी एक पल के लिए ठिठक गए। उनकी आंखों में अविश्वास और डर का मिला जुला भाव था। लेकिन जगत सिंह अपनी साख को बचाने के लिए पीछे नहीं हट सकता था। इसलिए उसने एक गंदी गाली देते हुए अपने बाकी 3 आदमियों को एक साथ विक्रम पर टूट पड़ने का आदेश दिया। विक्रम ने बहुत ही फुर्ती से एक कदम पीछे लिया और कमरे के कोने में पड़ी एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी को अपने और हमलावरों के बीच ढाल बना लिया। जगह बहुत कम थी और यही विक्रम के लिए फायदे का सौदा साबित हो रहा था, क्योंकि गुंडे एक साथ उस पर हमला नहीं कर सकते थे। पहला गुंडा, जिसके हाथ में लोहे की जंजीर थी, उसने विक्रम के सिर का निशाना लगाकर वार किया। विक्रम ने पलक झपकते ही अपना सिर झुकाया और जंजीर हवा को चीरती हुई दीवार से जा टकराई, जिससे प्लास्टर का एक बड़ा टुकड़ा टूटकर नीचे गिर गया। यह लड़ाई किसी फिल्मी दृश्य की तरह नहीं थी, बल्कि बहुत ही खतरनाक और वास्तविक थी, जहां एक छोटी सी गलती जानलेवा साबित हो सकती थी। विक्रम ने उस गुंडे की कलाई को कसकर पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए अपने घुटने से उसके पेट पर जोरदार प्रहार किया। गुंडा सांस लेने के लिए तड़पा और वहीं ढेर हो गया। विक्रम की सांसें स्थिर थीं और उनका ध्यान पूरी तरह से अपने दुश्मनों की हर हरकत पर केंद्रित था, जैसे कोई शतरंज का खिलाड़ी अपनी अगली चाल सोच रहा हो। रोहन और अंजलि एक कोने में सिमटे हुए थे, सांसें स्थिर थीं, अपनी आंखों के सामने हो रहे इस तांडव को देखकर भयभीत थे। जगत सिंह ने देखा कि उसके आदमी विक्रम को छू भी नहीं पा रहे हैं, तो उसने अपनी रणनीति बदल दी, जो बेहद कायरतापूर्ण थी। वह जानता था कि वह विक्रम से सीधा मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने उसकी कमजोरी पर वार करने का फैसला किया। उसने पास पड़ी रोहन की दवाइयों की शीशी उठाई और उसे नफरत भरी निगाहों से देखा। उसने विक्रम की तरफ देखकर एक क्रूर मुस्कान दी और उस शीशी को जोर से दीवार पर दे मारा। कांच के टुकड़े फर्श पर बिखर गए और दवा की तीखी गंध हवा में फैल गई, जो रोहन के जीवन के लिए अनिवार्य थी। कांच टूटने की आवाज ने विक्रम का ध्यान एक पल के लिए भटका दिया, क्योंकि वह जानते थे कि रोहन के लिए वह दवा कितनी कीमती थी। इसी मौके का फायदा उठाते हुए पीछे से एक गुंडे ने विक्रम की पीठ पर लकड़ी के डंडे से वार कर दिया। विक्रम को कंधे पर तेज दर्द महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने कराहने की बजाय अपने दांत भींच लिए और दर्द को गुस्से में बदल दिया। उन्होंने मुड़कर उस गुंडे की गर्दन पकड़ ली और उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वह कमरे के बाहर जाकर नाली में गिर गया।
जगत सिंह ने हंसते हुए कहा कि यह तो बस शुरुआत है और अभी तो बहुत कुछ टूटना बाकी है। उसने अपने भारी जूतों से रोहन के घर का सामान कुचलना शुरू कर दिया। उसने बच्चों की स्कूल की किताबें जो एक फटे हुए बैग में रखी थीं, उन्हें बाहर निकालकर फाड़ दिया और हवा में उड़ा दिया। वह कागज के टुकड़े बर्फ की तरह कमरे में गिरने लगे जो इस परिवार के भविष्य और उम्मीदों के टूटने का प्रतीक थे। अंजलि रोते हुए आगे बढ़ी अपनी चीजों को बचाने के लिए, लेकिन जगत ने उसे धक्का दे दिया। 50,000, इससे तो मेरे जूतों की पॉलिश भी नहीं आती, जगत ने चिल्लाकर कहा और जमीन पर बिखरे हुए नोटों पर थूक दिया। उसने कहा कि रोहन जैसे कीड़े मकोड़ों की औकात नहीं है कि वे जगत सिंह का कर्ज चुका सके। उसने रोहन की टूटी हुई खाट पर लात मारी और उसे नीचे गिरा दिया, जिससे बीमार रोहन जमीन पर लुढ़क गया। रोहन दर्द से कराह उठा। उसका शरीर धूल में सन गया था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी विक्रम के लिए चिंता थी। उसने कांपते हुए हाथ से विक्रम को इशारा किया कि वह चला जाए। विक्रम ने अपने महंगे कोट की धूल झड़ी और बहुत ही शांत स्वर में जगत से पूछा कि उसे आखिर चाहिए क्या, क्योंकि अब बात सिर्फ पैसों की नहीं रह गई थी। उन्होंने अपने कंधे को घुमाया ताकि दर्द थोड़ा कम हो सके और सीधे जगत की आंखों में देखा। जगत सिंह ने अपनी असली मांग सामने रखी, 50 लाख रुपये नकद या फिर इस जमीन के कागज और अभी के अभी घर खाली करना। यह रकम सुनकर अंजलि की सिसकियां तेज हो गईं, क्योंकि यह उनके लिए असंभव था। 7 जन्मों में भी वे इतना पैसा नहीं जुटा सकते थे। विक्रम की आंखों में एक समझ की चमक आ गई। वह समझ गए कि यह साधारण कर्ज वसूली या साहूकारी का मामला नहीं है। उन्होंने कमरे की दीवारों और जमीन की स्थिति को एक विशेषज्ञ की नजर से देखा, जैसे वह कोई साइट इंस्पेक्शन कर रहे हों। उन्हें याद आया कि सरकार शहर के विस्तार के लिए एक नया हाईवे प्रोजेक्ट प्लान कर रही है और यह बस्ती ठीक उसी रास्ते में आती है। विक्रम ने तुरंत भांप लिया कि जगत सिंह तो बस एक मोहरा है जो जमीन खाली करवा रहा है ताकि बाद में इसे करोड़ों में बेचा जा सके। विक्रम ने महसूस किया कि इस बस्ती के नीचे से कोई बड़ी पाइपलाइन या कमर्शियल प्रोजेक्ट गुजरने वाला है, जिसकी भनक इन माफियाओं को लग गई है। जगत सिंह यहां के अनपढ़ और गरीब लोगों को डराकर उनकी जमीनें कौड़ियों के भाव हथियाना चाहता है। यह एक संगठित अपराध था जिसमें ऊपर तक के लोग शामिल हो सकते थे। विक्रम के लिए अब यह एक व्यक्तिगत लड़ाई से बढ़कर एक कॉरपोरेट युद्ध बन गया था, जहां नैतिकता और भ्रष्टाचार आमने सामने थे। उन्होंने मन ही मन अपनी रणनीति बदल ली। जगत सिंह ने विक्रम की विचारशील चुप्पी को उसकी हार समझ लिया और भी ज्यादा आक्रामक हो गया। उसे लगा कि विक्रम इतनी बड़ी रकम सुनकर डर गया है और अब भागने का रास्ता खोज रहा है। उसने अंजलि का हाथ पकड़ने की कोशिश की, जो अब तक का उसका सबसे घिनौना और अक्षम्य कदम था। उसने कहा कि अगर पैसे नहीं हैं तो वह दूसरे तरीके से भी वसूली कर सकता है। उसकी इस बात ने कमरे में मौजूद हवा को जहरीला बना दिया। रोहन ने अपनी पूरी बची खुची ताकत लगाकर जगत के पैर को पकड़ लिया और उसे रोकने की कोशिश की। वह गिड़गिड़ाया कि उसकी पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया जाए, चाहे तो उसकी जान ले ली जाए, लेकिन जगत ने बेरहमी से रोहन के हाथ पर अपने भारी जूते से वार किया और उसे कुचल दिया। रोहन की चीख से कमरे की छत हिल गई। अंजलि और बच्चे एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे। उनकी आंखों में दुनिया के प्रति भरोसा खत्म हो चुका था। विक्रम के सब्र का बांध अब पूरी तरह से टूट चुका था। उनके अंदर का व्यापारी सो गया था और एक रक्षक जाग उठा था। उन्होंने देखा कि कानून और बातचीत की भाषा यहां काम नहीं आने वाली है, क्योंकि जंगल में सिर्फ ताकत की भाषा ही समझी जाती है। उन्होंने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर एक नजर डाली और उसे खोलकर अपनी जेब में रख लिया। यह एक संकेत था कि अब समय देखने का नहीं, बल्कि समय बदलने का वक्त आ गया है। उनकी आंखों का रंग गहरा काला हो गया, जिसमें एक अंतहीन गहराई और क्रोध था। कमरे का तापमान अचानक गिर गया, जैसे वहां मौत ने
दस्तक दी हो और एक भारी सन्नाटा छा गया। विक्रम ने अपनी टाई की गांठ ढीली की और उसे निकालकर एक तरफ फेंक दिया, जैसे वह किसी बंधन से मुक्त हो रहे हों। उन्होंने अपनी शर्ट की आस्तीन को कोहनी तक मोड़ा, जिससे उनकी मजबूत कलाई और नसें दिखाई देने लगीं। उनका पूरा शरीर तनाव मुक्त लेकिन तैयार था, जैसे कोई चीता शिकार पर झपटने से पहले शांत होता है। उन्होंने जगत सिंह की तरफ एक कदम बढ़ाया। उन्होंने जगत सिंह की आंखों में देखा और एक अंतिम चेतावनी दी, जो किसी बर्फीली हवा की तरह ठंडी थी। तुम्हारे पास इस दरवाजे से बाहर निकलने के लिए ठीक 10 सेकंड है, विक्रम ने कहा। उसके बाद तुम चाहकर भी अपने पैरों पर चलकर बाहर नहीं जा पाओगे। उनकी आवाज में कोई नाटक नहीं था, बस एक नग्न सत्य था। जगत सिंह, जो अपनी जीत के नशे में चूर था, उस खतरे को भांप नहीं पाया जो उसके सिर पर मंडरा रहा था। जगत सिंह ने उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और एक पागलों वाली हंसी। उसने पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई और विक्रम के सिर पर वार करने के लिए दौड़ा। तू मुझे धमकी देगा, वह चिल्लाया। आज तेरी लाश भी यहां से नहीं मिलेगी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर रॉड घुमाई, यह सोचकर कि यह विक्रम का अंत होगा। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसने किस सोए हुए शेर को जगा दिया है। हवा में रॉड की सनसनाहट सुनाई दी और यही वह क्षण था जब पानी सिर से ऊपर चला गया। लोहे की रॉड हवा को छीरती हुई नीचे आई, लेकिन विक्रम वहां नहीं थे जहां जगत ने निशाना लगाया था। उन्होंने बिजली की गति से एक कदम पीछे लिया और रॉड जमीन पर जोरदार आवाज के साथ टकराई, जिससे टाइल्स टूट गईं। इससे पहले कि जगत संभल पाता, विक्रम ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे इतनी जोर से मरोड़ा कि उसके हाथ से हथियार छूट गया। विक्रम की आंखों में अब कोई दया नहीं थी। उन्होंने जगत के पेट में एक सधा हुआ मुक्का मारा, जिससे उसकी सांसें अटक गईं और वह घुटनों के बल गिर पड़ा। दर्द की लहर ने जगत के पूरे शरीर को सुन्न कर दिया था। बाकी गुंडे अपने सरदार को गिरता देख एक साथ विक्रम पर झपटे, लेकिन वे अनाड़ी थे और विक्रम एक प्रशिक्षित योद्धा। उन्होंने पहले गुंडे के वार को अपनी कोहनी से रोका और उसके गले पर वार किया, जिससे वह लड़खड़ा गया। दूसरे गुंडे ने पीछे से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने उसे अपने कंधे के ऊपर से उठाकर जमीन पर पटक दिया। कमरे में हड्डियों के चटकने और दर्दनाक कराहों की आवाजें गूंजने लगीं। यह लड़ाई एक तरफा थी, जैसे शेर भेड़ों के झुंड में घुस आया हो और शिकार कर रहा हो। हर वार के साथ विक्रम का बरसों पुराना गुस्सा बाहर निकल रहा था। चंद मिनटों में ही कमरे का नक्शा बदल गया था। जो लोग अभी तक शेर बने हुए थे, वे अब भीगी बिल्ली की तरह जमीन पर रेंग रहे थे। विक्रम ने अपनी सांसों को सामान्य किया और अपनी शर्ट की आस्तीन को ठीक किया, जैसे उन्होंने अभी कोई छोटा मोटा काम निपटाया हो। जगत सिंह अपनी पसलियों को पकड़कर हाम्फ बाज डांसन रहा था। उसकी आंखों में अब गुरूर की जगह खौफ ने ले ली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह साधारण दिखने वाला आदमी, जिसने हाथ भी नहीं उठाया था, अचानक इतना घातक कैसे हो गया और मार्शल आर्ट्स का ऐसा माहिर कैसे निकला। विक्रम ने जेब से अपना सैटेलाइट फोन निकाला, जो इस टूटी हुई झोपड़ी में किसी एलियन गैजेट जैसा लग रहा था। उन्होंने एक नंबर डायल किया और स्पीकर ऑन कर दिया, ताकि जगत भी सुन सके कि उसका अंत कैसे लिखा जा रहा है। दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आया, यस सर, कमांड। यह आवाज उनकी सेक्रेटरी मीरा की थी, जो हमेशा हाई अलर्ट पर रहती थी। विक्रम ने बेहद ठंडे स्वर में कहा, प्रोजेक्ट धारावी सेक्टर 4। मुझे अगले 15 मिनट में यहां पूरी लीगल टीम और पुलिस कमिश्नर चाहिए। और हां, मीडिया को भी खबर कर दो कि एक बड़ा स्कैम पकड़ा गया है। जगत सिंह के कानों में जब पुलिस कमिश्नर और मीडिया शब्द पड़े, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम हो कौन? विक्रम ने अपनी जेब से एक बिजनेस कार्ड निकाला और उसे जगत के चेहरे पर फेंक दिया। कार्ड पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, विक्रम मल्होत्रा, सीईओ मल्होत्रा ग्लोबल। जगत का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने यह नाम सुना था। यह वह आदमी था
जो सरकारें बदल सकता था। उसे महसूस हुआ कि उसने किसी सांप के बिल में हाथ नहीं, बल्कि ज्वालामुखी के मुहाने पर पैर रख दिया है और अब बचना नामुमकिन है। जगत सिंह की सारी हेकड़ी पल भर में हवा हो गई। वह दर्द को भूलकर विक्रम के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा। वह जानता था कि मल्होत्रा ग्रुप से दुश्मनी का मतलब है उसका पूरा वजूद मिट जाना, न सिर्फ उसका बल्कि उसके पूरे नेटवर्क का। साहब, गलती हो गई। मुझे नहीं पता था। वह रिरिया रहा था अपने खून से स्नेह हाथों को जोड़कर। लेकिन विक्रम ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उनकी नजरें अब भी अपने फोन की स्क्रीन पर थीं, जहां वे लाइव ट्रैकिंग के जरिए अपनी टीम की लोकेशन देख रहे थे। माफी का वक्त अब गुजर चुका था। विक्रम ने मुड़कर रोहन और अंजलि की ओर देखा, जो अभी भी सदमे में थे और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। विक्रम ने झुककर रोहन को सहारा दिया और उसे पानी पिलाया। उन्होंने बहुत ही नरम आवाज में कहा, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। आज के बाद इस शहर का कोई भी गुंडा तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। अंजलि ने रोते हुए विक्रम के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने उन्हें रोक दिया और सम्मान से हाथ जोड़ा। उनकी आंखों में एक रक्षक का आश्वासन था। विक्रम ने रोहन को समझाया कि जगत सिंह तुमसे पैसे वसूलने नहीं आया था, बल्कि तुम्हारी जमीन छीनने आया था। उन्होंने बताया कि सरकार यहां से एक नया हाईवे निकालने वाली है और तुम्हारी जमीन की कीमत अब करोड़ों में है। ये लोग तुम्हें डराकर कौड़ियों के दाम पर जमीन हथियाना चाहते थे ताकि बाद में मुनाफा कमा सकें। रोहन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस मिट्टी पर वह सो रहा था वह असल में सोने की खान थी और उसकी गरीबी का फायदा उठाया जा रहा था। यह खुलासा उनके लिए किसी झटके से कम नहीं था। तभी बाहर दूर से सायरन की आवाजें सुनाई देने लगीं, जो धीरे धीरे तेज होती गईं। यह साधारण पुलिस की जीप नहीं थी, बल्कि भारी सुरक्षा काफिले का शोर था। आसमान में एक हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट भी सुनाई दी, जो मल्होत्रा सिक्योरिटी का था। पूरी बस्ती के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, यह देखने के लिए कि आज उनकी भूली बिसरी गलियों में ऐसा क्या हो गया है। जगत सिंह और उसके गुंडे अब पूरी तरह से टूट चुके थे। वे जानते थे कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है और उनका खेल खत्म हो चुका है। विक्रम दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए। उनके पीछे रोहन का परिवार सुरक्षित था और सामने उनका पूरा साम्राज्य खड़ा था। काले रंग की कई एसयूवी और पुलिस की गाड़ियां धूल उड़ाती हुई वहां आकर रुक गईं। सूट बूट पहने वकील और वर्दीधारी पुलिस वाले गाड़ियों से बाहर निकले और विक्रम की ओर दौड़ पड़े। यह दृश्य शक्ति प्रदर्शन का चरम था। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। आज उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी सौदे के लिए नहीं, बल्कि न्याय के लिए किया था। अब असली सफाई अभियान शुरू होने वाला था और बस्ती का इतिहास बदलने वाला था। धूल और सायरन के गुबार के बीच मल्होत्रा ग्लोबल की सुरक्षा कारों का काफिला बस्ती के संकरे रास्तों पर रुक गया। महंगी काली एसयूवी के दरवाजे एक साथ खुले और दर्जनों काले सूट पहने सुरक्षा गार्ड बाहर निकले, जिन्होंने पल भर में उस टूटी हुई झोपड़ी को घेर लिया। उनके कानों में लगे ईयरपीस और कमर पर लदे हथियार यह बता रहे थे कि वे किसी साधारण सुरक्षा एजेंसी के लोग नहीं थे। बस्ती के लोग जो अब तक अपने घरों में दुबके हुए थे, खिड़कियों और दरवाजों से बाहर झांकने लगे। यह नजारा उनके लिए किसी विदेशी फिल्म की शूटिंग जैसा था, जहां गरीबी के बीच अचानक अथाह दौलत और ताकत उतर आई थी। पुलिस कमिश्नर शिंदे अपनी वर्दी को ठीक करते हुए अपनी जीप से उतरे और सीधे विक्रम की ओर लपके। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि विक्रम मल्होत्रा का फोन आने का मतलब है कि मामला बहुत गंभीर है। शिंदे ने विक्रम को एक स्मार्ट सैल्यूट किया, जिसे देखकर जगत सिंह की रही सही हिम्मत भी जवाब दी गई। जिस पुलिस वाले को वह अपनी जेब में समझता था, वह आज एक अजनबी के सामने भीगी बिल्ली बना खड़ा था। विक्रम ने कमिश्नर की ओर देखा नहीं, बस उंगली से जगत और उसके गुंडों की तरफ इशारा कर दिया।
विक्रम की लीगल टीम के हेड मिस्टर वर्मा फाइलों का एक मोटा बंडल लेकर आगे आए और उसे पुलिस कमिश्नर के हाथों में थमा दिया। उन्होंने बहुत ही पेशेवर तरीके से बताया कि इन फाइलों में जगत सिंह और उसके राजनीतिक आकाओं के खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं। इसमें अवैध कब्जा, जबरन वसूली और सरकारी जमीन के फर्जी कागजात बनाने के प्रमाण थे। वर्मा ने शांत स्वर में कहा कि ये दस्तावेज सीधे हाई कोर्ट और मीडिया हाउसेस को भी ईमेल कर दिए गए हैं। अब किसी भी तरह की लीपापोती की गुंजाइश नहीं बची थी और यह बात वहां मौजूद हर पुलिस वाला समझ रहा था। जगत सिंह का गला सूख गया था। उसने पानी मांगने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। उसे समझ आ गया था कि जिस जाल को उसने सालों में बुना था, उसे विक्रम ने चंद मिनटों में काट दिया है। उसने अपनी आखिरी चाल चलते हुए अपने स्थानीय विधायक को फोन लगाने के लिए जेब में हाथ डाला, लेकिन तभी विक्रम ने उसे रोका और अपना फोन उसकी ओर बढ़ा दिया, जिसकी स्क्रीन पर उसी विधायक का नाम चमक रहा था। विक्रम ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे नेताजी अब मेरी कंपनी के नए प्रोजेक्ट पार्टनर हैं। उन्होंने तुम्हारे जैसे गंदे मोहरे को रास्ते से हटाने की मंजूरी दे दी है। यह सुनते ही जगत सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और रोने लगा। जिस राजनीतिक संरक्षण पर उसे इतना घमंड था, वह पैसे की ताकत के सामने रेत की दीवार साबित हुआ। पुलिस वालों ने उसे और उसके साथियों को घसीटकर हथकड़ियां पहनाईं। जगत, जो कुछ देर पहले तक शेर की तरह दहाड़ रहा था, अब दया की भीख मांग रहा था। लेकिन विक्रम ने उसकी तरफ पीठ कर ली, यह संकेत देते हुए कि ऐसे लोगों के लिए उनकी दुनिया में कोई जगह नहीं है। यह दृश्य देखकर बस्ती वालों की आंखों में एक नई चमक आ गई। रोहन अपनी खाट पर लेटे हुए यह सब देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बचपन का दोस्त अब इतना ताकतवर हो चुका है। अंजलि ने अपने बच्चों को कसकर पकड़ रखा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे खुशी और राहत के आंसू थे। विक्रम ने पुलिस कमिश्नर से सख्त लहजे में कहा कि इस इलाके में दोबारा कोई भी गुंडा दिखाई नहीं देना चाहिए, वरना अगली बार वह कानून का इंतजार नहीं करेंगे। कमिश्नर ने सिर झुकाकर आश्वासन दिया और अपने मातहतों को जगत सिंह को गाड़ी में ठूंसने का आदेश दिया। जैसे ही पुलिस की गाड़ियां जगत और उसके गुंडों को लेकर रवाना हुईं, बस्ती में एक अजीब सी शांति छा गई जो तूफान के बाद आती है। लेकिन यह शांति डर की नहीं, बल्कि आजादी की थी। विक्रम ने अपने असिस्टेंट को इशारा किया, जो तुरंत एक ब्रीफकेस लेकर आगे आया। विक्रम ने उसमें से कुछ कागजात निकाले और अंजलि के हाथों में रख दिए। उन्होंने कहा कि ये इस घर के नहीं, बल्कि पूरी बस्ती के पुनर्विकास के कानूनी दस्तावेज हैं। अब कोई भी बिल्डर या नेता उन्हें यहां से नहीं हटा सकता, क्योंकि अब इस जमीन का मालिक मल्होत्रा ट्रस्ट है। भीड़ में से कुछ बुजुर्ग हिम्मत करके आगे आए और उन्होंने विक्रम के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने उन्हें रोक दिया और गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि वह कोई मसीहा नहीं है, बस अपने एक पुराने कर्ज को चुकाने आए हैं। उन्होंने घोषणा की कि मल्होत्रा फाउंडेशन कल से ही यहां एक मुफ्त डिस्पेंसरी और स्कूल का निर्माण शुरू करेगा। यह सुनकर लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी और थोड़ी ही देर में पूरी बस्ती विक्रम भैया जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। यह वो पल था जब पैसे ने नहीं, बल्कि नियत ने लोगों का दिल जीता। तभी एक एम्बुलेंस हूटर बजाते हुए वहां पहुंची, जिसे विक्रम की मेडिकल टीम ने बुलाया था। उसमें से सफेद कोट पहने डॉक्टर और नर्सें तेजी से उतरे और रोहन की तरफ दौड़े। यह सरकारी अस्पताल की खटारा एम्बुलेंस नहीं थी, बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एक मोबाइल आईसीयू थी। डॉक्टरों ने तुरंत रोहन की जांच शुरू की और उसे ड्रिप लगाई। विक्रम ने रोहन का हाथ थामते हुए कहा कि अब उसे अपनी बीमारी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर उसका इलाज करेंगे और वह जल्द ही अपने पैरों पर खड़ा होगा। अंजलि एक कोने में खड़ी होकर यह चमत्कार देख रही थी। उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी पुकार सुन ली हो। उसने विक्रम के लिए चाय बनाने की बात कही, लेकिन विक्रम ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया और कहा कि आज वह सिर्फ काम निपटाने आए हैं।
चाय फिर कभी पिएंगे। उन्होंने अपनी टीम को निर्देश दिया कि रोहन के घर की मरम्मत तुरंत शुरू की जाए और जब तक रोहन अस्पताल से वापस आए यह घर रहने लायक बन जाना चाहिए। उनकी टीम ने तुरंत काम शुरू कर दिया जैसे वे किसी युद्ध स्तर के मिशन पर हों। विक्रम ने अपने फटे हुए कोट को उतारकर गाड़ी में फेंक दिया और अपनी शर्ट की आस्तीन नीचे कर ली। उनके चेहरे पर अब तनाव नहीं था, बल्कि एक संतोष था। उन्होंने देखा कि जिस जगह पर थोड़ी देर पहले हिंसा और डर का माहौल था, वहां अब उम्मीद और सुरक्षा का भाव है। उन्होंने महसूस किया कि असली ताकत दूसरों को डराने में नहीं, बल्कि उनके डर को खत्म करने में है। आज उन्होंने अपनी संपत्ति का सबसे अच्छा उपयोग किया था और इसका सुकून किसी भी बड़े बिजनेस डील से ज्यादा था। सूरज पूरी तरह से ढल चुका था और बस्ती में अंधेरा छाने लगा था, लेकिन आज वहां एक अलग तरह की रोशनी थी। विक्रम ने अपनी गाड़ी की ओर बढ़ते हुए एक बार पीछे मुड़कर देखा। रोहन को स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस में चढ़ाया जा रहा था और वह हाथ हिलाकर विक्रम को विदा कर रहा था। दो दोस्तों के बीच की दूरी अब मिट चुकी थी। विक्रम ने मन ही मन तय कर लिया था कि यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। उन्होंने ड्राइवर को चलने का इशारा किया, लेकिन उनका मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। असली तोहफा तो अभी बाकी था। गाड़ी के चलते ही विक्रम ने अपनी डायरी निकाली और उसमें कुछ नोट करने लगे। उन्होंने अपने आर्किटेक्ट को फोन लगाया और कहा कि वह धारावी के इस हिस्से के लिए एक नया ब्लूप्रिंट तैयार करे। वह सिर्फ रोहन का घर नहीं बनवाना चाहते थे, बल्कि वह चाहते थे कि रोहन उस पूरे इलाके का सम्मानजनक नागरिक बने। उन्होंने तय किया कि वह रोहन को एक ऐसा घर देंगे जो उसकी पुरानी हवेली जैसा होगा, जिसका सपना वे बचपन में देखा करते थे। यह विचार उनके चेहरे पर एक मुस्कान ले आया। रास्ते में पुलिस कमिश्नर का दोबारा फोन आया, जिसमें उन्होंने बताया कि जगत सिंह ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उसके गोदाम से कई अवैध हथियार बरामद हुए हैं। विक्रम ने बस इतना कहा, उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि भविष्य में कोई भी गरीब की लाचारी का फायदा उठाने से पहले 100 बार सोचे। उन्होंने फोन काट दिया और खिड़की से बाहर मुंबई की रोशनी को देखने लगे। शहर वही था, लेकिन आज वह विक्रम को थोड़ा ज्यादा अपना लग रहा था। उन्होंने महसूस किया कि न्याय मिलने पर शहर की हवा भी बदल जाती है। विक्रम की गाड़ी अब शहर के पॉश इलाके में दाखिल हो रही थी, जहां गगनचुंबी इमारतें आसमान को छू रही थीं। लेकिन विक्रम का मन अभी भी उस कच्ची बस्ती में था। उन्होंने सोचा कि जीवन कितना अजीब है। एक तरफ लोग करोड़ों के पेंट हाउस में अकेलेपन से जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ लोग एक छोटी सी झोपड़ी में एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार हैं। आज की घटना ने उन्हें अपनी जड़ों से दोबारा जोड़ दिया था। उन्होंने अपनी आलीशान सीट पर सिर टिकाया और आलीशान सीट पर सिर टिकाया, आंखें बंद कर लीं। उनके मन में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, कल सुबह का सरप्राइज। जैसे ही उनकी गाड़ी उनके बंगले के गेट पर पहुंची, वहां तैनात गार्ड्स ने उन्हें सलाम किया। लेकिन आज विक्रम को उन सलामों में वह अपनापन नहीं लगा जो उन्हें बस्ती के बुजुर्गों के आशीर्वाद में मिला था। वह गाड़ी से उतरे और सीधे अपने स्टडी रूम में चले गए। वहां उन्होंने दीवार पर लगी उस पुरानी तस्वीर को देखा और उससे बातें करने लगे। बस थोड़ा इंतजार और मेरे दोस्त, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, कल तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा। और इसी के साथ उन्होंने अगले अध्याय की तैयारी शुरू कर दी। 6 महीने बीत चुके थे और मुंबई का मौसम अब सुहावना हो गया था। जिस बस्ती में कभी कीचड़ और गंदगी का साम्राज्य था, वहां आज पक्की सड़कें और साफ नालियां दिखाई दे रही थी। यह बदलाव रातों रात नहीं आया था, बल्कि मल्होत्रा फाउंडेशन के दिन रात की मेहनत का नतीजा था। विक्रम ने अपना वादा निभाया था। उसने न सिर्फ रोहन की जिंदगी बदली थी, बल्कि पूरे इलाके का कायाकल्प कर दिया था। आज वहां एक नया स्कूल और डिस्पेंसरी खड़ी थी, जहां बच्चों की किलकारियां और मरीजों का इलाज मुफ्त में हो रहा था। हवा में अब उम्मीद की खुशबू थी, जो पहले मायूसी में दबी हुई थी। एक चमचमती हुई सफेद गाड़ी नवनिर्मित सामुदायिक केंद्र के सामने आकर रुकी। पिछले दरवाजे से रोहन बाहर निकला
लेकिन यह वो रोहन नहीं था जिसे विक्रम ने 6 महीने पहले देखा था। उसका शरीर अब भरा हुआ और स्वस्थ था, चेहरे पर चमक थी और आंखों में आत्मविश्वास वापस आ चुका था। बेहतरीन चिकित्सा, सुविधाओं और अच्छे खान पान ने उसे नया जीवन दिया था। उसने एक नया कुर्ता पायजामा पहन रखा था और उसके साथ अंजलि भी थी, जो अब एक गृहलक्ष्मी की तरह चमक रही थी। दोनों ने उस जगह को देखा और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। विक्रम वहां पहले से मौजूद था, लेकिन आज वह किसी सीईओ के सूट में नहीं, बल्कि एक साधारण सूती कुर्ते और जीन्स में था। वह अपने आर्किटेक्ट्स के साथ अंतिम निरीक्षण कर रहा था। जैसे ही उसने रोहन को देखा, उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आ गई जो किसी भी बिजनेस डील को जीतने पर नहीं आती थी। रोहन दौड़कर आया और विक्रम के गले लग गया। दोनों दोस्त देर तक एक दूसरे को थामे रहे बिना कुछ बोले। यह मिलन दो शरीरों का नहीं, बल्कि दो आत्माओं का था, जो वक्त और हालात की आंधी में बिछड़ गई थी। विक्रम ने रोहन को अलग किया और उसे उस जगह ले गया जहां कभी उसकी टूटी हुई झोपड़ी हुआ करती थी। वहां अब एक सुंदर 2 मंजिला पक्का मकान खड़ा था, जिसे पीले और सफेद रंगों से रंगा गया था। घर के बाहर एक छोटा सा बगीचा था और मुख्य द्वार पर फूलों की माला लटकी हुई थी। रोहन की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह घर उसके सपनों के महल से भी ज्यादा खूबसूरत था। अंजलि के हाथों से पूजा की थाली लगभग छूटने ही वाली थी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था, और उसने कांपते हाथों से चाबी ली। यह चाबी सिर्फ दरवाजों की नहीं थी, बल्कि उनके सुरक्षित भविष्य की भी थी। गृह प्रवेश की पूजा के लिए पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और हवन की अग्नि पवित्र धुआं छोड़ रही थी। विक्रम, रोहन और उनका पूरा परिवार हवन कुंड के चारों ओर बैठा था। यह दृश्य देखकर बस्ती के लोग भी भावुक थे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना होते देखी थी। जगत सिंह और उसके साथी अब सलाखों के पीछे थे और उनकी जमानतें बार बार खारिज हो रही थी। विक्रम ने सुनिश्चित किया था कि न्याय सिर्फ कागजों पर न हो, बल्कि जमीन पर भी दिखाई दे। बुराई हार चुकी थी और अच्छाई जीत गई थी। पूजा समाप्त होने के बाद विक्रम रोहन को घर के ऊपरी हिस्से में ले गया, जहां एक छोटा सा कार्यालय बनाया गया था। वहां एक कंप्यूटर और कुछ फाइलें रखी थीं। विक्रम ने रोहन को बताया कि यह सिर्फ रहने की जगह नहीं है, बल्कि उसके नए बिजनेस का हेड ऑफिस भी है। मल्होत्रा ग्लोबल ने इस इलाके में लॉजिस्टिक्स और सप्लाई का काम शुरू किया है और रोहन को इसका इंचार्ज बनाया गया है। विक्रम ने कहा कि वह रोहन को बैसाखी नहीं देना चाहता था, बल्कि उसे अपने पैरों पर दौड़ते हुए देखना चाहता था। रोहन ने नम आंखों से विक्रम की ओर देखा और कहा कि वह इस एहसान को कैसे चुकाएगा। विक्रम ने हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और याद दिलाया कि दोस्ती में कोई हिसाब किताब नहीं होता। उसने कहा कि जब विक्रम के पास कुछ नहीं था, तब रोहन ने उसे अपना सब कुछ दे दिया था। आज विक्रम के पास सब कुछ है, तो यह उसका फर्ज है कि वह अपने दोस्त को ऊपर उठाए। उसने समझाया कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उन लोगों में है जो आपके लिए खड़े रहते हैं। शाम ढलने लगी थी और घर की छत पर दावत का इंतजाम किया गया था। इस बार खाना किसी 5 स्टार होटल से नहीं आया था, बल्कि अंजलि ने अपने हाथों से विक्रम की पसंद की वही पुरानी आलू की सब्जी और पूरियां बनाई थीं। विक्रम ने चांदी की चम्मच को किनारे रखे दिया और अपने हाथों से खाना शुरू किया। उसे वही स्वाद मिला जो 15 साल पहले मिलता था। उसने कहा कि दुनिया के किसी भी शेफ के खाने में वो मिठास नहीं है जो भाभी के हाथ के खाने में है। वातावरण हंसी ठिठोली से भर गया। भोजन के बाद दोनों दोस्त छत की मुंडेर पर खड़े होकर शहर को देखने लगे। दूर गगनचुंबी इमारतों की रोशनियां टिमटिमा रही थीं, लेकिन आज विक्रम को यह बस्ती उन इमारतों से ज्यादा रोशन लग रही थी। उसने रोहन से वादा लिया कि वह अब कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा और अपने बच्चों को वो शिक्षा देगा जो वे दोनों कभी नहीं ले। विक्रम ने बच्चों के सिर पर हाथ फेरा और उन्हें खूब पढ़ने के लिए कहा। अंजलि ने विक्रम को शगुन के तौर पर 1 रुपया और नारियल दिया, जिसे विक्रम ने माथे से लगाकर स्वीकार किया।
गाड़ी में बैठते ही विक्रम ने खिड़की का शीशा नीचे किया। उसने देखा कि रोहन अभी भी हाथ हिला रहा है और उसके पीछे वह नया घर मजबूती से खड़ा है। विक्रम के मन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। उसने महसूस किया कि पिछले कुछ महीनों में उसने कई कंपनियों का अधिग्रहण किया, कई सौदे किए, लेकिन जो सुकून उसे आज मिला है वह अनमोल है। उसने ड्राइवर से कहा कि वह अब घर नहीं बल्कि समुद्र किनारे जाना चाहता है, जहां वह कुछ पल शांति से इस एहसास को जीना चाहता है। जैसे ही गाड़ी बस्ती से बाहर निकली, विक्रम ने अपनी डायरी निकाली और उसमें आज की तारीख के साथ बस एक शब्द लिखा, मुक्ति। उसने अपना कर्ज चुका दिया था, न सिर्फ पैसों का बल्कि आत्मा का। उसने साबित कर दिया था कि एक सच्चा इंसान वही है जो अपनी जड़ों को न भूले। आसमान में तारे चमक रहे थे और विक्रम को लगा जैसे वे भी उसकी इस जीत पर मुस्कुरा रहे हैं। यह कहानी सिर्फ एक अमीर और गरीब दोस्त की नहीं थी, बल्कि मानवता की जीत की दास्तान थी। कहानी का अंत एक सुखद एहसास के साथ हुआ। रोहन अब एक सफल व्यवसायी बनने की राह पर था और विक्रम को एक सच्चा साथी वापस मिल गया था। जगत सिंह जैसे लोगों का अंत यह साबित करता है कि अहंकार और अत्याचार की उम्र लंबी नहीं होती। विक्रम की गाड़ी मुंबई की रफ्तार में कहीं खो गई, लेकिन उसकी अच्छाई की छाप उस बस्ती में हमेशा के लिए रह गई। और इस तरह एक अधूरी कहानी को उसका सबसे खूबसूरत और मुकम्मल अंजाम मिला, जो पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा।